नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की। हालांकि अब ये खबर तो दुनिया भर में बहुचर्चित हो चुकी है, सबको मालूम है कि कैसे हमला हुआ, किसने हमला किया। यह नहीं पता है कि जिसने हमला किया, वो जो 20 साल का नौजवान थॉमस कुक, उसका मकसद क्या था, या क्या उसने अपने अपने बिना पे ये काम किया, या उसको इस काम में किसी की तरफ से लगाया गया था। और शायद अब ये बात मालूम भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो उसने जैसे ही गोली चलाई, अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के लोगों ने उसको गोली मार दी और वो उसी जगह उसकी मौके पे मौत हो गई। ये अमेरिकी इतिहास में ये बात एक बड़ी ही अजीब सी रही है कि जब कभी कोई बड़ी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, खासकर 20वीं सदी के बाद से, जैसे कि अगर हम लोग देखें राष्ट्रपति कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, जो सिविल राइट्स के लीडर थे मार्टिन लूथर किंग, उनकी हत्या हुई, सिविल राइट्स आंदोलन के एक दूसरे लीडर मैल्कम एक्स की हत्या हुई। उन सभी मामलों में वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी, जो पुलिस है, वो बहुत एक काम में बहुत फुर्ती दिखाती है कि वो हत्यारे को तुरंत मार डालती है, और इसके बाद वो रहस्य सिर्फ उतना ही दुनिया को पता चलता है जितनी जांच करने वाली एजेंसियां अपने निष्कर्ष को दुनिया को बताती हैं। लेकिन उसका एक दूसरा नतीजा ये होता है कि लंबे समय तक संदेह का माहौल बना रहता है, बल्कि वो हमेशा ही बना रहता है, और ये तरह तरह की उसमें कहानियां चलती रहती हैं कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है, इसके संबंध में भी ये घटना दोहराई जा सकती है, क्योंकि जिस ढंग से ये इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस फुर्ती के साथ सीक्रेट सर्विस के लोगों ने उसे मार डाला, उससे कई सवाल वहाँ उठ रहे हैं। कुछ बातों पे गौर करना चाहिए कि दो बातें कल हुई। जैसे ये घटना हुई, हमले की घटना हुई, और उसके मुश्किल से 2 या 3 घंटे के भीतर एक तो ट्रंप की टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि ट्रंप के टीम की तरफ से कई बार जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, ये कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति, जो कि अब कैंडिडेट भी हैं अगले चुनाव के लिए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जो उस रैली में, जो पेंसिल्वेनिया के बटलर में जहां पर यह घटना हुई, वहाँ जो चुनाव सभा चल रही थी, उसमें मौजूद एक व्यक्ति का था जो ट्रंप का समर्थक है, और उसने ये कहा कि उसने उस जो व्यक्ति राइफल लेकर वहाँ मौजूद था, जिसने गोली चलाई एक छज्जे से, उसको उसने पहले ही देख लिया था, और इसके बारे में वहाँ मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है उसको उसने बताया था कि इस व्यक्ति को देखिए, इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। लेकिन उन लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया। इसके क्या मतलब है, कोई भी समझ सकता है, ये बातें जो ट्रंप की टीम की तरफ से कही जा रही हैं। अब यहाँ तक की बात सिर्फ ट्रंप की टीम की नहीं रह गई। अमेरिका का जाना माना अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने आज अपने एक टिप्पणी में यह बात कही है कि ये जो हमला हुआ, ये वहाँ की जो सीक्रेट सर्विस है, उसकी दशकों की सबसे बड़ी नाकामी है, और इसकी वजह से ये जो खासकर 1981 के बाद, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन पर एक व्यक्ति ने गोली चलाई थी, लेकिन वो बच गए थे, उनको हल्की सी चोट आई थी, उसके बाद इस एजेंसी का ये सबसे बड़ा संकट है। ये जो सीक्रेट सर्विस है, ये बहुत पुरानी सेवा है, लगभग 150 साल पुरानी सेवा है, और ये वहाँ का एलीट फोर्स है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट लोग होते हैं, सियासी तौर पर अहम लोग होते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी।
ट्रंप की टीम ने इस सुरक्षा एजेंसी में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कथित हेर फेर की, उसको लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप की टीम का कहना है कि जो बाइडेन जब इसमें आए तो उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी की ये पॉलिसी इस सेवा पर भी लागू की, यानी इसमें कुछ ब्लैक कम्युनिटी के लोग होंगे, कुछ हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोग होंगे, महिलाओं का इसमें उचित प्रतिनिधित्व होगा। यानी ये जो एक तरह का जो डाइवर्सिटी की पॉलिसी आरक्षण की ही नीति है जैसे हमारे देश में है, और ये जो रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर्स हैं, खासकर ट्रंप के जो समर्थक हैं, वो इस नीति के बहुत ही खिलाफ हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नीति जो इस बल में लागू की गई, उसका नतीजा है कि इस बल की एफिशिएंसी, ये इस बल की जो कुशलता थी उस पर फर्क पड़ा, और उसका नतीजा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पर ये हमला हुआ। ये सारी बातें मैंने इसलिए इसका जिक्र किया क्योंकि ये जो घटना हुई वो ऐसी कोई घटना नहीं है जो अचानक हो गई, या कोई ऐसी घटना हो गई कि वो तो कभी किसी भी देश में किसी भी समय हो सकती है। कोई हादसा है या एक कोई सिर्फिरा आदमी था और उसने अचानक गोली चला दी पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर। ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो हुआ है वो धीरे धीरे अमेरिका में जो हालात बनते गए हैं उसका नतीजा है। और इसीलिए हम लोगों ने आज अपने इस चर्चा का विषय रखा है कि इस मोड़ पर अमेरिका पहुंचा कैसे, जहां पर राजनीतिक हिंसा का माहौल इस हद तक हो गया कि उसमें एक नौजवान, अब ये मालूम नहीं है कि उसने खुद वो इतने उन्माद में आ गया या उसको इस काम में वो किसी एजेंसी की तरफ से लगाया गया, उसने एक राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट और फ्यूचर कैंडिडेट के ऊपर गोली चलाई। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ संयोग से बचे। जो पूरा घटनाक्रम है वो अगर मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर का फर्क होता तो वो गोली सीधे उनके दिमाग में लगती और उसके बाद बचना उनका मुश्किल था। गोली उनके कान को छूकर निकल गई, फिर भी खून निकला, वो लहूलुहान हुए, वो गिर गए, वो तमाम बातें हुई। तो हमला बहुत घातक किस्म का था, भले वो घातक न हुआ हो, लेकिन उसका नेचर वैसा ही था। तो एक नौजवान उस हद तक कैसे पहुंच गया, इसको समझने के लिए हम लोगों को अमेरिका में जो तीखा ध्रुवीकरण हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, उस पर गौर करना पड़ेगा। पोलराइजेशन आज इतना तीखा है कि उसमें एक खेमा दूसरे खेमे को देश के लिए दुश्मन मानता है। यह बात ट्रंप की टीम की तरफ से कहा गया कि जो बाइडेन लगातार ये बात बता रहे हैं कि ट्रंप डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, सिविलाइजेशन के लिए खतरा है, और इसी वजह से ये घटनाएं हुई। लेकिन ये बात दूसरी तरफ से भी है। ट्रंप भी लगातार एक एलीट लोगों पर, ये जो डेमोक्रेट्स हैं, इन्होंने समाज को कैसे नष्ट किया है, कैसे इन्होंने इकोनॉमी को नष्ट किया है, ये सारी बातों को वो लेकर वो एक माहौल बनाए हुए हैं। और इसकी वजह से दोनों खेमों में एक तरह का सियासी जुनून है। वो सियासी जुनून वहाँ हम लोगों ने 3 साल पहले भी देखा था, 3.5 साल पहले, जब 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थकों ने अचानक वहाँ का जो कैपिटल हिल है, जो संसद भवन है, उस पर धावा बोल दिया था। वो लोग उसके अंदर घुस गए थे, वहाँ पर हिंसा हुई थी, 6 लोग मारे गए थे। ये घटना सीमित रह गई, और भी ज़्यादा हिंसक हो सकती थी, लेकिन खैर 6 लोगों की मौत के साथ उस घटना को रोक लिया गया। लेकिन ये अनथिंकेबल था, उसके पहले ये सोचना मुश्किल था कि इस तरह की एक भीड़ अमेरिका के संसद भवन पर न सिर्फ धावा बोलेगी बल्कि उसके अंदर तक घुस जाने में वो कामयाब रहेगी। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि जो राजनीतिक जुनून है, वो जुनून इस सीमा पर है कि वो जो लोग हैं वो दूसरे पक्ष को अपना दुश्मन समझते हैं। और ये स्थिति एक दिन में नहीं आई है, ये स्थिति धीरे धीरे बनते बनते बनी है, जिसको कि वहाँ के राजनेताओं ने, वहाँ के मीडिया ने, वहाँ की जो रूलिंग क्लास है, वहाँ का जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। अब ये बढ़ावा जो दिया गया, अगर आप इसकी वजहों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा माहौल ज़्यादा भड़का 2007 की मंदी के बाद, जो 2007-8 में मंदी आई थी, जिस मंदी के प्रभाव से अमेरिका आज तक निकल नहीं पाया। वहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ इस रूप में बढ़ती चली गई
कि समाज का बहुसंख्यक लोग जो हैं उनकी जो वास्तविक आय है वो आज भी वही है जहाँ 50 साल पहले थी। वहाँ के लोगों के पास जो अस्थायी रोजगार की जो बात होती है वो उसके अवसर लगातार घटते चले गए। वहाँ के लोगों के लिए नौकरियों की मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि जो वित्तीय पूंजीवाद का नया दौर आया उसके तहत अमेरिका की खुद सरकार ने प्रोत्साहित करके किया कि वहाँ की बड़ी कंपनियां चीन या भारत या वियतनाम जैसे देशों में चली जाएं जहाँ सस्ती मजदूरी पर काम हो सकता है। यानी वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, तो वो पैसा उनको ना देना पड़े। वो मजदूर वहाँ के वो कल कारखाने के इलाके, आज उसे रस्ट बेल्ट कहा जाता है, यानी जंग लगा हुआ इलाका है, जो एक समय दुनिया के लिए एक आकर्षण का विषय होता था। दुनिया के दूसरे देश उसको देखकर को ललचाई आंखों से देखते थे। डेट्रॉइट का इलाका था, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। आज वो जंग खाया इलाका है, आज वहाँ कोई कल कारखाने नहीं। इसके अलावा ये जो वित्तीय पूंजीवाद के दौर में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देने का जो असर है उससे लोग बहुत वंचित हुए हैं, क्योंकि आप सब कुछ वहाँ कर्ज लेकर करने की मजबूरी लोगों की बनती चली गई है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या अब तो ये हालात हो गए हैं कोविड के बाद कि लोगों को रोजमर्रा के उपभोग के लिए क्रेडिट कार्ड के कर्जे उनके बढ़ते चले गए हैं और अब बड़ी संख्या में लोग उस पर डिफॉल्ट कर रहे हैं। दुनिया में जब कहीं ऐसा होता है तो शासक वर्ग इसका तरीका सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को बढ़ावा देकर लोगों को एक दूसरे में लड़ाने में या एक किसी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर बहुसंख्यक समुदाय की भावनाएं उभारने में, ये एक बहुत पुराना तरीका है जिसका अनुभव दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर लोगों ने किया है। आज अमेरिका या पूरा पश्चिम आप कह सकते हैं, या वो तमाम देश जिन्होंने 1990 के दशक में नियो लिबरल इकोनॉमी को अपनाया, वो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे यूरोप में जो फार राइट है, जो ध्रुव दक्षिणपंथी ताकतें आगे बढ़ रही हैं। ये ग्लोबल फिनोमिना है। इस फिनोमिना में नफरत का फैलना, राजनीतिक ध्रुवीकरण, दूसरे पक्ष के लोगों को देश का दुश्मन समझना और बताना, मीडिया का बट जाना, ये सारी चीज़ें एक इतनी आम बातें हैं कि इस बात को समझने के लिए कि कोई देश नफरत के मोड़ पर क्यों पहुंच गया, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो बातें हम लोग ये अपने आसपास के अनुभव से भी समझ सकते हैं। और इस बंद गली से अमेरिका कैसे निकले, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं है। दोनों ही पक्ष एक ही तरह की नीतियां अपनाते हैं। सत्ता में कोई आ जाए, वो कुछ कल्चरल सवालों को उठाएंगे, वो कुछ सामाजिक सवालों को उठाएंगे, लेकिन जो लोगों की मूलभूत समस्या है उस पर उसका न तो उनके पास कोई समाधान है, न वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं उनको कंट्रोल करने वाली ताकतें एक ही हैं। इस मूलभूत समस्या ने आज अमेरिका को इस मोड़ पर पहुंचाया है जहां पर वहाँ एक इस तरह की राजनीतिक हिंसा अब का माहौल बन चुका है, जिसमें इस तरह की घटनाएं एक हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। यह बात ठीक है कि अमेरिका में पहले भी राजनीतिक हत्याएं हुई, लेकिन वो हत्याएं एक सामाजिक परिघटना का परिणाम नहीं थी। वो कुछ लोगों की, किसी गुट की एक साजिश का परिणाम थी, किसी एक व्यक्ति के उन्माद का परिणाम थी। लेकिन आज जो हुआ है वो एक सामाजिक परिघटना का परिणाम है, और इसी वजह से आज अमेरिका इस मोड़ पर है। तो आज बस इतना ही हम लोगों ने इस सवाल पर बात की। आने वाले दिनों में हम फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, महत्वपूर्ण विषय होंगे, उसको लेकर आपके सामने आएंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।